it's all gonna be good. Don't worry about nothing, don't worry about nothing, nothing now. It's all gonna be good. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज हम लगाने वाले हैं ओली बोर्ड मॉक नंबर 11 में मैथ्स के सवालों को। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ से। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रखा है हमसे, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पूछिए जो कि गुजर रही है पॉइंट 1 2 से और परपेंडिकुलर है इस लाइन के, दैट इज 3x + 4y = 7 लाइन के परपेंडिकुलर है। तो देखो, हमें मालूम है कभी भी दो लाइन परपेंडिकुलर हों, ठीक है, तो उनका जो स्लोप का प्रोडक्ट होता है वो -1 होता है। लेट अस सपोज जो हमसे रिक्वायर्ड लाइन पूछी है, ठीक है, उसका हम स्लोप मान लेते हैं m1, और ये जो हमें गिवन लाइन है 3x + 4y, इसका स्लोप ले लेते हैं हम m2, ठीक। तो यहाँ से देखो y = mx + c के फॉर्म में अगर मैं इस लाइन को कन्वर्ट करूँगा y = mx + c, तो ये जो m स्लोप होएगा तो आप देखोगे ये लाइन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी y = -3/4x + 7/4। यहाँ से स्लोप आ गई इस लाइन का, दैट इज m2 से जो मैंने डिनोट किया है -3/4। अब मुझे पता है m1 इंटू में m2 दैट इज -1 है, क्योंकि लाइन्स परपेंडिकुलर हैं, ठीक। परपेंडिकुलर लाइन्स का केस है ये, परपेंडिकुलर, तो इनका जो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप होगा -1 होगा, दैट इज m1 इंटू में m2 = -1। तो यहाँ से m1 की वैल्यू आ जाएगी, क्या आएगी, आप बोलोगे -1 अपॉन में -3/4 दैट इज़ 4/3। ये तो हमारे पास स्लोप आ गई, ठीक। अब ये 1 2 से गुजर रही है, तो देखो इस लाइन की जो इक्वेशन होगी जो हमसे रिक्वायर्ड पूछी हो क्या होगी, y = 4/3x + c, ठीक है। हम पॉइंट 1 2 को इसमें डाल देते हैं, क्योंकि पॉइंट 1 2 क्या है वो उससे गुजर रही है। अब गुजर रही है दैट मीन्स कि उसकी इक्वेशन को भी सेटिस्फाइड करेगी। ये जो पॉइंट 1 2 है ना, पॉइंट 1 2, अब इस पॉइंट 1 2 को इसमें डाल देते हैं, x की जगह 1 y की जगह 2, तो ये आ जाएगा 1 दैट इज़ 4/3 + c। तो यहाँ से जो c की वैल्यू आएगी वो हो जाएगी दैट इज c = 6 - 2 2/3, c = 2/3। अब 2/3 जब यहाँ पुट करेंगे, आप c की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, c की जैसे वैल्यू पुट करी तो y = क्या आ जाएगा, y = 3y = 4x + 2, 4x + 2, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 4x - 3y + 2 = 0, दैट इज ऑप्शन है। आप इसे कन्वर्ट करेंगे 3y = 4x + 2 में, तो ये इसी में कन्वर्ट हो जाएगी। सो ऑप्शन इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल दे रखे हैं, ओके, जो कि इंटरसेक्ट कर रहे हैं पी पे। एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी बी 63 डिग्री, ठीक है, कुछ नहीं करना हमें। लेट अस सपोज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हमें दे रखा, ठीक, ABCD, ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, और इसका डायगोनल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं पी पे, आप बोलेंगे, ठीक। लेट्स से दिस इज द पी पॉइंट। हमसे बोला है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल APB 63 डिग्री है। ये जो एरिया है ये 63 डिग्री है। AB की वैल्यू 12 दे रखी है, ओके, AB इज 12, और CD हमें 8 दे रखा है। तो हमसे पूछा है एरिया ऑफ ट्राइंगल CPD, डैट मीन्स कि हमें ये वाला पूछा है, येलो वाला पोर्शन, हमसे CPD पूछा है। तो देखो एक चीज़ यहाँ समझने वाली बात है, ये जो ट्राइंगल APB है ना, ट्राइंगल APB, ये कहीं ना कहीं सिमिलर है ट्राइंगल CPD के। ट्राइंगल CPD कैसे, आप बोलेंगे फॉर एग्जांपल इस वाले एंगल को देखना, ABP, ये जो एंगल ABP है, ठीक, ये बराबर हो जाएगा एंगल PCD के। सिमिलरली जो एंगल ये वाला होगा CDP, ठीक, जिसे मैं येलो से मार्क कर रहा हूँ CDP, ये बराबर होगा एंगल CAB, क्योंकि एंगल ड्रॉन फ्रॉम एक पर्टिकुलर कोड से जो सर्कमफेरेंस पे एंगल ड्रॉ करते हैं सिमिलर सेम होते हैं, क्योंकि सी भी एक कोड हो गई, इससे हम किसी भी सर्कमफेरेंस के किसी भी पॉइंट पे एंगल ड्रॉ करेंगे सारे सेम होगा। दो एंगल सेम होगा, थर्ड एंगल ऑटोमेटिकली अपने आप सेम हो जाएगा, तो ये एंगल 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 से सिमिलर हो जाएंगे, ठीक। अब चूंकि ये सिमिलर हो गए, तो आप बोलोगे जो एरिया का वो होगा ना, इनका कहने का मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल APB, सिमिलरली एरिया ऑफ ट्राइंगल CPD, ये बराबर हो जाएगा इनकी साइड के रेशियो के स्क्वायर्स के अनुपात में, एक तरह से APB का हो जाएगा AB अपॉन में CD का होल स्क्वायर। अब देखो AB क्या है, AB है 12, आप बोलोगे जो AB अपॉन में CD, सॉरी, AB 12 है और CD हमारा 8 है, इसका स्क्वायर के अनुपात में आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ से देखना ये 3 में जाएगा, ये जाएगा आपका 2 में, तो 2 का हो जाएगा डेट इज़ 9/4। हमें ट्राइंगल APB की देखिए 63 CPD की पूछी है, क्वेश्चन मार्क कर दिया 9/4, 9 7 63, 7 से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ट्राइंगल CPD की जाएगी दैट इज 1 4 28। सो 28 इज़ द राइट आंसर, दैट इज़ ऑप्शन डी। ये एक बेसिक क्वेश्चन था खैर, और आइडेंटिटी के बेसिस पे था कि जो एरिया होगा बेसिकली वो साइड के रेशियो का स्क्वायर्स के अनुपात में होगा जब ट्राइंगल सिमिलर होंगे। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा अगला क्वेश्चन,
फाइंड द वैल्यू ऑफ एम एंड एन। एम और एन की वैल्यू बतानी जिसके लिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन। देखो इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब बनता है, हमने पहले भी अपने पिछले सीरीज लेक्चर्स में कर रखे हैं। इनफाइनाइट सॉल्यूशन तब होता है जब लाइंस कोइंसिडेंट होती हैं, कोइंसिडेंट लाइन। ठीक, कोइंसिडेंट लाइन के केस में क्या होगा, आप बोलोगे A1/A2 B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 होता है। ठीक, अब देखो यहाँ से A1/A2 अगर हम करें तो 11 + m अपॉन में 7n-5 इज इक्वल टू m-1 अपॉन में 6 इज इक्वल टू 2m-3 अपॉन में 10। अब देखो पहले ना इसे सॉल्व करते हैं, इन दोनों को अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, आप देखना यहाँ से आ जाएगा 3, ये होगा 5 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे डेट इज़ 5m-5 और 6m-n, m यहाँ पे आएगा तो m यहाँ की m की जो वैल्यू है 4 है। सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसमें m की वैल्यू 4 है, डेट इज़ ऑप्शन है। तो हम इससे फर्दर क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, ऑप्शन ए में टिक मारेंगे और अपने अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। खैर अगर आपको सॉल्व भी करना है तो आप कर भी सकते हो। चलो मैं यहाँ से करके ही दिखा देता हूँ। लेट सपोज मैंने 11 + m ले लिया, 11 + 4 डेट इज़ 15 और 7n-5 ये हो जाएगा, m को लिया था 4 दैट इज़ 3/6, 3/6 ये आ जाएगा 1/2, 2 यहाँ जाएगा 30 और इज इक्वल टू 7n-5 और 7n की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 35 और यहाँ से जो n की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 5। सो n की यहाँ से कुछ तो 5 है। खैर m को ही निकाल के हम फर्दर आगे प्रोसीड कर सकते थे, बट कोई ना, ये भी बता दिया कि ऐसे डाला सब्स्टिट्यूट करेंगे तो n की वैल्यू आएगी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। ABC 3 पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, इनका अनुपात दे रखा है। ABC A और B का अनुपात दे रखा है 4:5 और A और C का 2:3 है। दैट मीन्स कि AC का 2:3 है। यहाँ पे 4 है तो इसे 4 कैसे मल्टीप्लाई 4 बनाने के लिए इसे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, 2 से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6, तो यहाँ पे C की क्या आ जाएगी 6, तो ये हमारा आ गया एक्चुअल रेशियो तीनों का। हमसे बोला एवरेज ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ, हमें ठीक है इनके रेसिप्रोकल का एवरेज दे रखा है। एवरेज कैसे निकालेंगे, लेट अस सपोज मैं कह रहा हूँ ये जो टर्म्स आ जाएंगी ये 4a 5a और 6a से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/4a + 1/5a + 1/6a और 1/3 क्योंकि एवरेज बोला इनका इज इक्वल टू 74/135। ठीक है, 4 5 6 का अगर हमें LCM लूँ तो क्या आएगा, पहले 3 से इसे काट देते हैं, 345 जा। हाँ यहाँ से हम LCM लेंगे तो ये आ जाएगा, फॉर एग्जांपल अगर LCM लूँ 60 LCM आएगा, तो 1/a कॉमन लेते हैं, नीचे आ गया 60, 4 से डिवाइड कर डेट इज़ 15, 12 और 10 इज इक्वल टू 74/45। ये वैल्यू जो बनेगी ऊपर वाली ये बन जाएगी 37। ठीक है, 37 को यहाँ कट करेंगे 2 टाइम्स में जाएगा और a की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 45/120, 45/120 डेट इज़ 3/8। 15 से कट करेंगे, a की वैल्यू आ गई 3/8। हमसे क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, हमसे क्वेश्चन में अब a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करवा देंगे तो हमारे पास जो ABC की टर्म्स आएगी, ABC कितना आएगा 3/8। अगर मैं यहाँ पे एक सेकेंड 4 इंटू में 3/8 करेंगे तो यह आ जाएगा 3/2, a की वैल्यू 3/2। सिमिलरली 3/8 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज़ 15/8, b की ये एग्जैक्ट वैल्यूज़ हैं और c की वैल्यू आएगी दैट इज़ 9/4। हमसे क्वेश्चन में पूछा है एवरेज ऑफ 4 टाइम्स ऑफ b, 4 टाइम्स ऑफ b दैट इज़ 15/2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ c, 2 टाइम्स दैट इज़ 9/2। इसका एवरेज बोला दैट इज़ 1/2, तो 59 24 को 2 से डिवाइड करेंगे 12, 12/2 दैट इज़ 6। सो 6 इज़ द राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चन था खैर, और बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। एक सर्टेन सम है, ठीक है, उसे हमने इन्वेस्ट कर रखा है सर्टेन रेट पे, जो कि कंपाउंडेड एनुअली ग्रो कर रहा है टू एन अमाउंट इन 7 ईयर्स विच इज़ 1.3225 टाइम्स टू वट इट वुड हैव ग्रोन इन 5 ईयर्स। ठीक है, वट इज़ रेट परसेंटेज बोल रहा है। देखो क्वेश्चन ना वैसे दिखने में कम्प्लेक्स लग रहा है, बट कहीं ना कहीं इसका आंसर 15 आएगा क्योंकि 1.3225 एक से बड़ा है 32.25% और 32.15 का सक्सेसिव आता है 2 साल के लिए 32.25। कहने का मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि ये इनिशियली कुछ भी अमाउंट रहा होगा, लेट अस सपोज कि इन केस पी रहा होगा। ठीक, इनिशियली हमारे पास कोई अमाउंट है, अब ये 5 सालों में एक पर्टिकुलर अमाउंट हो गया। ठीक है, लेट अस सपोज ये हो गया x 5 ईयर्स में। अब कह रहा है कि जो 7 ईयर्स में हुआ है ना, ये P से 7 ईयर्स में हुआ है, ये जो 5 सालों में हुआ उसका 1.3225 हुआ है। डेट मीन्स कि x का 1.3225 टाइम्स हुआ है। तो देखो ये इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आएगा टाइम का, आप बोलोगे 2 साल। ठीक है, 2 साल मैं मान लेता हूँ, यहाँ पे इनका रेशियो निकाल लेते हैं। 1 रेशियो कितना आएगा
1.3225। ये 4 डेसिमल हटा दूंगा तो ये आ जाएगा 1234 और ये आ जाएगा 13225। 2 साल दे रखा है, अंडर रूट कर देंगे हम, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 100 और यहाँ से आ जाएगा देखो 132 25 है। अब इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, हमें मालूम है आखिरी में 25 आ रहा है, डैट मीन्स कि ये किसी ना किसी 2 नंबर का या 3 नंबर या जितने भी नंबर का स्क्वायर रूट रहा होगा उसके आखिरी में कहीं ना कहीं 5 आएगा। अब हमें मालूम है फॉर एग्जांपल जैसे 65 का हम जब स्क्वायर रूट निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, जो पहली डिजिट है 6 उसको नेक्स्ट टर्म में मल्टीप्लाई करते हैं, डेट इज 6 में 7 42 और आखिरी में 5 का 25 आता है, ठीक। सिमिलरली फॉर एग्जांपल अगर हम 35 का स्क्वायर रूट 35 का स्क्वायर निकालें तो 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, अगली टर्म 12 और 5 का आखिरी में 25 आता है। तो देखो यहाँ पे आखिरी में 25 है, दैट मीन्स कि आखिरी में तो 5 होगा इसका जो स्क्वायर रूट जब निकालेंगे। और 132 को 2 ऐसे फैक्टर्स में तोड़ो जो a और a+1 में हो, तो आप बोलोगे 132 होता है 11 इंटू में 12, ठीक। 132 होता है 11 इंटू में 12। तो कहीं ना कहीं ये जो स्क्वायर रूट बनेगा ये बनेगा आपका 115 का, क्योंकि 11 में मल्टीप्लाई करेंगे फर्दर अगले टर्म्स में 132 आएगा और 5 आएगा आखिरी में, तो ये आ जाएगा 115। अब यहाँ पे क्या था 100, तो कितना ज़्यादा है, आप बोलोगे 15 ज़्यादा है 15 अपॉन में 100 इंटू में 100 डेट इज़ ये आपका आ जाएगा 15%। तो जो हमारा रेट है वो कहीं ना कहीं 15% है। और वैसे भी फॉर एग्जांपल एक से मतलब कहने का मतलब 1 से 1.3225 जा रहा है, तो ये कितना एक्स्ट्रा ज़्यादा 0.3225, तो ये 32.25% ज़्यादा है, ठीक है। इसका जो ऑल्टरनेटिव है आप डायरेक्टली भी निकाल सकते थे, 1.3225 का मतलब है 32.25% एक्स्ट्रा। अब हमें मालूम है कि किस रेट का 2 साल के लिए सक्सेसिव 32.25 आएगा, तो 15 का ही आएगा, क्योंकि 15 + 15 + 15 इंटू में 15/100 करेंगे तो वो आएगा, क्योंकि 13 का क्या आएगा, 13 का आएगा आपका 26 27.69, 12 का आएगा 25.44 और 11 का आएगा 23.21। तो खैर ये सब आपको वैल्यूज़ याद होनी चाहिए, बीइंग आप अगर मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो, और ये सब चीज़ें बेसिक हैं, ठीक है, क्वेश्चंस को देख के ही पता चल जाती है। और ये तो मैंने खैर आपको सॉल्यूशन बताया कि बेसिकली कैसे करेंगे हम। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, m = दिस, ठीक है। हमसे वैल्यू एम पूछा, ठीक है, और सबके इसके लास्ट के देखो यूनिट डिजिट सभी के अलग हैं, ठीक। तो हमें मालूम है आखिरी में 4 टाइम्स है, दैट इज 7 4 28। तो कहीं ना कहीं जैसे 7 है +7 +7 और +7, तो 4 टाइम्स 7 लास्ट में ऐड होगा, दैट इज 28। लास्ट की जो यूनिट डिजिट आएगी वो 8 आएगी। सो ओनली ऑप्शन ए में ही सिर्फ यूनिट डिजिट 8 थे और हमें इसे फर्दर आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ए बी का रेशियो और बी सी का रेशियो दे रखा है, ठीक है। ए और बी का यहाँ से क्या आ जाएगा, आप बोलोगे 9 चौक 36 और 8 5 40, 36 और 40 दैट इज़ 9:10। ए और बी का आ गया 9:10, ठीक। अब बी और सी का 2:3 है, 2:3, तो यहाँ पे भी हम लाएंगे 2 और यहाँ लाएंगे 3, तो ये आ जाएगा 18 20 30। इसे फर्दर सिंप्लीफाई कर देंगे तो आ जाएगा 9:10:15। हमसे पूछा है 2a + 3b। अच्छा 2a + 3b हम क्या करेंगे, 2a दैट इज़ 2 9 18 + 3b 30 अपॉन में 4a 36 माइनस 3c 45 डेट इज़ 48 अपॉन में -9, और यह आ जाएगा 3 से जाएगा 3 3 जा 316 जाए तो -16/3, -16/3 इज़ द राइट आंसर, दैट इज़ ऑप्शन सी। बेसिक क्वेश्चन था और एक तरह से रेशियो को कहीं ना कहीं सिंप्लीफाई करना था, उसके बाद उन जो रेशियोज़ की वैल्यू रिस्पेक्टिव रेशियोज़ की वैल्यू डालनी थी। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा अगला क्वेश्चन 2 tan x, ठीक है। 90 - x क्या होगा, आप बोलोगे 10x, और यहाँ से 2 tan x है, दैट इज़ 2 tan x प्लस cot x, यहाँ हो जाएगा √5 cot 90 - थीटा = tan थीटा होता है, तो यहाँ से tan x हो जाएगा। अब tan को एक तरफ कर लो, cot को एक तरफ कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा cot x बराबर √5 - 2, ये 2 tan x राइट साइड में लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा, ये tan x हो गया। अब देखो cot को हम लिख सकते हैं 1/10, 1/10 x √5 - 2, और यहाँ पे आ जाएगा tan x। अब ये tan x को यहाँ पे लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा tan² x = 1/√5 - 2। √5 - 2 को रेशनलाइज करेंगे, दैट इज़ √5 + 2 और √5 + 2, तो ये 5 + 2 √5 - 2 हट जाएगा, क्योंकि रीजन बिंग दैट a² - b² जब आएगा तो 5 - 4 दैट इज़ 1 आ जाएगा। तो tan² x की जो वैल्यू आएगी वो कहीं ना कहीं √5 + 2 आएगी, ठीक। और √5 + 2 दैट इज़ ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, विशाल और विनोद एक पार्टनरशिप स्टार्ट कर रहे हैं, बिजनेस। विशाल और यहाँ पे विनोद। विशाल ने डाले हैं 12,000 रुपये और विनोद ने डाले हैं 15,000 रुपये। एक साल के बाद विशाल ने कुछ पैसे निकाल लिए, हमें नहीं पता कितना निकाले, ठीक। 1 साल बाद निकाले हैं, दैट मीन्स कि इसकी कैपिटल जो है वो 1 साल के लिए रही। और विनोद ने 3,000 डाले, 3,000 डाले दैट मीन्स कि 18,000 अब होगी इसकी कैपिटल।
प्रॉफिट रिसीव है विशाल विनोद, और 3 साल के बाद जो प्रॉफिट का अनुपात इन्हें रिसीव हो रहा है कितना हो रहा है 8:17। डैट मीन्स कि 8:17। देखो टोटल 3 साल हैं, तो पहले साल के लिए तो विशाल ने कुछ निकाला, हमें नहीं पता कितना निकाला, ठीक। यहाँ इसकी कैपिटल अननोन है, इनटू में 2 साल के लिए कैपिटल यूज़ हुई 15,000, 1 साल के लिए 18,002, ये आ गया। तो एक बात बताओ, मैं ये कह रहा हूँ 18 दूना 36,000 और ये 15,000, जब आप इसको प्लस करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 51,000, ठीक। 17 की वैल्यू है 51,000, दैट मीन्स कि ये एक यूनिट की वैल्यू 3,000 टाइम्स है। तो यहाँ उसी तरीके से इन दोनों का प्लस करके कितनी आनी चाहिए, आप बोलोगे 3,000 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज़ 24,000। मेरे को 24,000 लाना है, 12,000 मेरा हो गया। अब मेरे को 12,000 और चाहिए, ठीक। तो ट्वाइस के मल्टीप्लाई, दैट मीन्स कि यहाँ पे 6,000 अमाउंट रहा होगा। आप बोलोगे यहाँ पे 6,000 अमाउंट रहा होगा, क्योंकि 12,000 ये हो गया, इंटू में 1 मल्टीप्लाई करें 12,000 और 6,000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12,000, तो 12 12 24 हो गया। दैट मीन्स कि इनिशियली उसके पास 12,000 रुपये थे, ठीक है। और जब पी उसने निकाला, ठीक है, माइनस जब पी किया तो उसके पास 6,000 आ गए। तो आप बोलोगे जो पी की वैल्यू है, पी परसेंट पूछा ना, तो डैट मीन्स कि 6,000 आउट ऑफ 12,000 इंटू में 100 जब करेंगे, दैट मीन्स कि 2 टाइम्स, दैट इज़ 50%। ये हाफ हो गया एक तरह से, आप डायरेक्टली भी निकाल सकते थे, 12,000 का हाफ हो रहा है 66 मतलब 6,000 पे, दैट मीन्स कि 50%। तो ऑप्शन इज द राइट आंसर। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। पॉइंट आर इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल विच इज इंस्क्राइब इन अ क्वाड्रिलेटरल एस टी यू वी। एक क्वाड्रिलेटरल एस टी यू वी है, ठीक है, बना लेते हैं, और एस टी यू वी। इफ लेंथ ऑफ साइड एस टी पॉइंट आर इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल विच इज इंस्क्राइब। अच्छा, इसके अंदर एक सर्कल है, ओ माय गॉड, इसकी साइडों को टच कर रहा है सर्कल, यार सही से बन नहीं रहा, कोई नहीं, दोबारा बनाते हैं। ठीक, ये हमारा बन गया क्वाड्रिलेटरल एस टी यू वी। ओके, मार्किंग कर देते हैं एस टी यू वी। इफ़ लेंथ ऑफ साइड एस टी की हमें लेंथ दे रखी है, कितनी दे रखी है 12, ये 12 दे रखी है। यू वी की दे रखी है, आप बोलेंगे दैट इज़ यू वी 10 और वी एस की 14। ओके, हमसे पूछी है लेंथ ऑफ टी यू, ये लेंथ। तो देखो अपोजिट साइड कभी भी अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में आप सर्कल बना रहे हो ना और वो सर्कल चारों साइडों को टच कर रहा है, तो अपोजिट साइड्स का जो सम होता है वो इक्वल होगा। दैट मीन्स कि एस टी प्लस यू वी ये बराबर हो जाएगा एस वी प्लस टी यू। बस कुछ नहीं करना, अब इसमें हम रख देंगे, दैट इज़ 12 प्लस 10 इज इक्वल्स टू, हमसे पूछा है यू टी प्लस 14, तो यहाँ से आ जाएगा 22 इज इक्वल्स टू यू टी प्लस 14, और यू टी की जो वैल्यू है डेट मीन्स की 8 है। सो 8 कहाँ है, 8 ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। प्रॉपर्टी बेस्ड था क्वेश्चन और नॉर्मल था। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। एक पुलिसमैन है, ठीक, वो एक थीफ को चेस कर रहे हैं, इनके बीच की इनिशियल जो डिस्टेंस है आप बोलोगे 1600 मीटर दे रखी है हमें। लेट अस सपोज टी से मैं थीफ को डिनोट कर रहा हूँ, ये यहाँ पे है, और ये पी से पुलिसमैन को डिनोट कर रहा हूँ, और ये थीफ इस डायरेक्शन में भाग रहा है, पुलिसमैन यहाँ भाग रहा है। इनकी जो स्पीड दे रखी है, सॉरी स्पीड जो दे रखी है 69 है इसकी किलोमीटर पर आवर, और पुलिसमैन की जो स्पीड है वो 85 किलोमीटर है पर आवर, ठीक। अब बोला कि कितना समय लेगा पुलिसमैन इसे पकड़ने के लिए। तो देखो डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस आप बोलोगे 1600 मीटर है, और इनकी रिलेटिव स्पीड क्या है, रिलेटिव स्पीड डेट इज 85 माइनस 69, 85 माइनस 69, और ये किलोमीटर इसे हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, दैट इज़ 5/18। तो ये क्या है, ये आप बोलोगे 16 है, 16 को इसे मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करोगे, दैट इज़ 100, और ये चला जाएगा ऊपर, 5 को फर्दर डिवाइड करेंगे 20, 18 जाएगा ऊपर, दैट इज़ 360 सेकंड। सो 360 सेकंड ऑप्शन में हमें मिनट में रखा है, इसे फर्दर कन्वर्ट कर देंगे मिनट में, दैट इज़ 6 मिनट्स। सो 6 मिनट, दैट इज ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बेसिक क्वेश्चन था। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। एचसीएफ इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, ये तो एलसीएम होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है, एलसीएम। एचसीएफ होता है, नहीं हट गया। एचसीएफ ऑफ 2 और मोर नंबर इज द हाईएस्ट नंबर विच परफेक्टली डिवाइड्स ऑल द गिवन नंबर। हाँ, यही होता है एचसीएफ, हाईएस्ट नंबर तो होता है जो कि सभी उन नंबर को डिवाइड करता है परफेक्टली। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। खैर आगे भी देखते हैं। एचसीएफ इज आल्सो कॉल्ड लीस्ट कॉमन डिवाइजर। नो नो नो, लीस्ट कॉमन डिवाइजर नहीं बोलते हैं, ये हाईएस्ट कॉमन एक तरह से डिवाइजर होता है, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ऑफ द मल्टीपल्स ऑफ ऑल द गिवन नंबर आर लिस्टेड। नहीं, ऐसा नहीं है।
सो ओनली ऑप्शन बी इज द राइट, दैट इज HCF ऑफ 2 और मोर नंबर इज द हाईएस्ट नंबर विच परफेक्टली डिवाइड्स ऑल द गिवन नंबर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। एक मैन है, ठीक है, उसने क्या किया है, 15 पेन्स को 20% प्रॉफिट पे बेचा और 17 पेन को 25% प्रॉफिट पे बेचा। अब हमसे बोला द सेलिंग प्राइस ऑफ ऑल 32 पेन्स इज 1570, फाइंड द कॉस्ट। एक सिंगल पेन की कॉस्ट पूछी। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे 32 पेन की ठीक कॉस्टिंग दे रखी है, आप बोलोगे 1570। मैं कह रहा हूँ मैं सिंगल पेन की कॉस्टिंग निकाल लेता हूँ पहले, सिंगल पेन की, ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ ऑप्शन ना हमारे दूर दूर दे रखे हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें अप्रोक्सीमेशन का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। मैं कह रहा हूँ कि एक पेन की वैल्यू क्या आएगी, सेलिंग प्राइस। मैं इस 1570 को लिख सकता हूँ 1600 माइनस 30, इसे डिवाइड कर दो 32 से, क्योंकि मुझे पता है 32 का 5 टाइम्स होता है 160, तो यहाँ से आ जाएगा 50 माइनस 30/32। अब ये 30/32 जो है, ये जो टर्म्स है, ये कहीं ना कहीं अप्रॉक्सीमेटली 1 के बराबर है, अप्रॉक्सीमेटली 1 के आसपास है। तो यहाँ से देखना आप 49 रुपीज़ के आसपास आपकी सेलिंग प्राइस आ जाएगी एक पेन की, ठीक है, एक पेन की सेलिंग प्राइस आ गई 49। हमसे क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, देखो 15 पेन का 20% प्रॉफिट है, तो 17 पेन का 25% है, तो मैं डेविएशन का कॉन्सेप्ट लगा के इसमें एक तरह से नेट प्रॉफिट परसेंटेज के करीब पहुँच सकता हूँ कि ओवरऑल कितना प्रॉफिट परसेंटेज होगा। आप बोलोगे 20% ही मैं ले लेता हूँ, ठीक, मैंने 20% ही लिया। 17 पेन पे 25 है, कितना ज़्यादा है, आप बोलोगे 5 ज़्यादा है, 17 आइटम पे टोटल है 32, तो ये आ जाएगा 85/32, 85/32। तो ये रफली 32 का 64 टाइम्स होता है, दैट इज 2.5 आएगा। 2.5 मतलब 22.5% के अप्रॉक्सीमेटली आएगा ये आंसर, आसपास। कहने का मतलब एक पेन की जो CP होगी, ठीक है, 100 रुपया है, तो 122.5 रुपये होगी SP। मैं कह रहा हूँ 22.5 को अगर मैं अप्रॉक्सीमेटली 20% देखता हूँ, तो आप बोलोगे कितना होगा, ये हो जाएगी 5 से 6 यूनिट की वैल्यू 49 है, एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, आप बोलोगे 8 पॉइंट समथिंग, और हमसे 5 यूनिट की वैल्यू पूछी है, तो 5 इंटू में 8 दैट इज़ 40। तो कहीं ना कहीं अप्रॉक्सीमेशन के कॉन्सेप्ट से आप इसे डायरेक्टली निकाल सकते हो, 5 × 40 करके। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नहीं तो अगर आप इसे चाहो, अगर फॉर एग्जांपल आपको इसे सॉल्व ही करना है एकदम बेसिक से, तो हम CP मान लेते हैं T, या CP को हम मान लेते हैं लेट अस सपोज एक्स की यादें ज़्यादा ही जुड़ी रहती है ना मैथमेटिक्स में, तो X मान लेते हैं, ठीक है। अगर हमने CP X माना तो 15 आर्टिकल्स का कितना होगा, आप बोलोगे 15x। एक पेन का हमने यूनिट, एक पेन की यूनिट का जो कॉस्ट प्राइस है वो X माना है, तो 15x। अब ये प्रॉफिट हो रहा है 20%, दैट इज़ 120%, प्लस आप बोलोगे 25%, दैट इज 17x का 125%, ये बराबर है 1570 के। यहाँ इक्वेशन को सॉल्व करना और x की वैल्यू आपको आ जाएगी, और जो x की वैल्यू आएगी वही CP होगा। तो एक तरह से ये 1 लाइन में भी आप सॉल्व कर सकते हो, बट ये है कि आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग होनी चाहिए। खैर इससे भी आपका आंसर आ सकता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब, x है टोटल सरफेस एरिया, और लिटल सरफेस एरिया है y। अच्छा टोटल सरफेस एरिया क्या होगा क्यूब का, आप बोलोगे 6a², टोटल सरफेस एरिया 6 स्क्वायर, और जो लिटल सरफेस एरिया है वो 4a² है। इनका डिफरेंस बोला है, इनका डिफरेंस दैट इज 2a² की वैल्यू है 392, 1 की वैल्यू होगी 196, और 196 होता है 14 का स्क्वायर, दैट इज़ 14। 14 आ गई हमारी साइड ऑफ स्क्वायर, तो साइड ऑफ लेंथ ऑफ क्यूब भी पूछे, दैट इज़ 14। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। फ्रॉम 2 पॉइंट C and D लोकेटेड x मीटर एंड y मीटर अवे रिस्पेक्टिवली फ्रॉम अ बेस ऑफ अ बिल्डिंग ऑन सेम स्ट्रेट लाइन, ठीक है। कोई बिल्डिंग है, लेट अस सपोज ये कोई बिल्डिंग है, 2 पॉइंट है C और D लोकेटेड x मीटर्स और y मीटर्स अवे, ठीक है। C और D मुझे लिटरली नहीं पता कहाँ है, अभी मैं ऐसी नॉर्मली रैंडम मार्किंग करता हूँ। ये हमारी बिल्डिंग है, एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग्स आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री क्या होता है, सप्लीमेंट्री होता है 180 डिग्री, ठीक है। और एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम पॉइंट C से बोला है 45 है, तो यार C कहाँ होगा वैसे, तो मैं कह रहा हूँ C अगर 45 हमें दे रखा है, लेट अस सपोज C का 45 दे रखा है, तो जो D का आएगा वो कितना आएगा, आप बोलोगे D का 135 आएगा। और C यार क्वेश्चन में कुछ गलत है, रीज़न बिंग दैट सेम स्ट्रेट लाइन में है फ्रॉम 2 पॉइंट C और D। अगर मैं लेट अस सपोज C इस पॉइंट को मानता हूँ, ठीक है, 45 डिग्री आएगा। बट यार ये एंगल तो 135 हो ही नहीं सकता पॉसिबल, क्योंकि सेम स्ट्रेट लाइन में जितने भी एंगल होंगे उनका सम हमेशा 90, हर एक एंगल जो होगा वो 90 से कम होगा। कहने का मतलब C है और ये D है, D भी 90 से कम ही आएगा। 90 से ज़्यादा कैसे हो सकता है बताओ। 90 से ज़्यादा होने के लिए कहीं ना कहीं से मतलब एक तरह से फॉर्मेशन इसकी, फॉर एग्जांपल ये जो पॉइंट है ये हमें मालूम है ये 90 होगा, अब इसे कहीं ना कहीं इस तरीके से जाना पड़ेगा तभी ये 135 होगा। क्वेश्चन में कुछ ना कुछ गलती है। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई का प्रोडक्ट पूछा है। एक्स क्या है हमारा, एक्स ये लेंथ है और वाई ये लेंथ है। ऑप्शन में -h² भी दे रखा है,
पॉसिबल ही नहीं है। इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ एरर है, मैं देखता हूँ इस क्वेश्चन को बाद में, क्या पता हमारे टाइपिंग में ही गलती हुई हो क्वेश्चन की। खैर बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। एक आर्टिकल है, उसमें हम देख रहे हैं 13:1/4% के प्रॉफिट पे बोल रहे हैं कि ठीक है, इनिशियल प्रॉफिट ये है, अगर उसे 76.70 में ज़्यादा बेचा होता तो प्रॉफिट इतना होता। ठीक है, प्रॉफिट का डिफरेंस निकाल देते हैं। 16:1/5 माइनस 13:1/4, सो दैट इज़ 3% प्लस 1/5 माइनस 1/4 माइनस 1/20%। ठीक है, यह आ जाएगा डेट इज़ 59/20%। इसकी जो वैल्यू है वो है 76.70। तो 76 मैं इसे अगर इससे डिवाइड करूँ 59 म्हणजे 59,177 3 टाइम्स में जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा 2600। 100% की जो वैल्यू आएगी, जो कि हमारी सीपी होगी, कॉस्ट प्राइस ये आ जाएगी 13×2 = 2600। ठीक है, 2600 आ जाएगी। हमसे बोला 50%, तो 50% कितना आ जाएगा? 50% डेट इज़ 1300 वैल्यू। 1300 डेट इज़ ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ पी के। हमें ग्रेटेस्ट वैल्यू बतानी है। अगर 6 डिजिट नंबर जो है वो डिविजिबल 6 है। 6 मतलब डेट इज़ 2 और 3। अब 2 के डिविजिबिलिटी के लिए क्या होगा? जो लास्ट डिजिट होगी, ठीक है, वो कहीं ना कहीं 2 का मल्टीपल होगी। दैट मीन्स कि 2 4 6 8 0। पी की पॉसिबल वैल्यू अभी ये हो सकती है, पॉसिबल वैल्यू ये ले सकता है अगर हम 2 की डिविजिबिलिटी चेक करें तो। बट हमें 3 की डिविजिबिलिटी भी चेक करनी पड़ेगी, क्योंकि नंबर को ओवरऑल हमें 6 की डिविजिबिलिटी में चेक करवाना है। तो देखो 3 की डिविजिबिलिटी के लिए क्या करेंगे? हम 3 से डिवाइड करेंगे। दैट इज़ 6 5 11 7 18 18 हट जाएगा। डेट इज़ बचेगा 5 + 2p। सो 5 + 2p शुड बी डिविजिबल बाय 3। अब p की हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। 0 हम पुट करेंगे तो 5 आ जाएगा, नॉट पॉसिबल। 0 पे पॉसिबल है नहीं। और 8 पे हम आएंगे। 8 2 = 16 5 21 21 डेट इज सेटिस्फाइड। तो 8 कहीं ना कहीं पॉसिबल है। 6 देखते हैं। 6 2 = 12 5 17 17 नहीं डिविजिबल है। दैट मीन्स कि 6 भी पॉसिबल नहीं है। और 4 पे देखेंगे तो 2 2 = 4 5 9। तो 4 पे भी एक तरह से पॉसिबल है। और 2 पे नहीं, 4 पे पॉसिबल नहीं। 4 2 8 5 13। 4 पे पॉसिबल नहीं, 2 पे पॉसिबल है। 2 2 = 4 + 5 9। तो जो दो पॉसिबल वैल्यू निकल के आ रही है वो 8 और 2 है। ठीक, 2 और 8। इसमें हमसे बोला है ग्रेटेस्ट, तो ग्रेटेस्ट कौन सी हुई? 8 हुई। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a³ - 16 4 b³ - 24 ab - 1 व्हेन a - 4b = 2। ठीक है, हमसे एक इक्वेशन दे रखी है और दो वेरिएबल्स हैं, तो हम किसी एक को 0 पुट कर सकते हैं। लेट अस सपोज पुट b = 0। हमने b में जब 0 पुट किया तो आप बोलोगे a की जो वैल्यू है वो 2 आ गई। a की वैल्यू आप इसमें डाल दो। अब यहाँ पे हमने डाला 2 2 = 4 2 = 8 -0 -24 0 -1। ठीक है, तो 8 -24 इंटू में -1 करेंगे, डेट इज़ 24। और यहाँ से आ जाएगा हमारा 32। सो 32 इज़ द राइट आंसर। नहीं तो आप क्या कर सकते हो, इसकी आइडेंटिटी को भी ना एक्सपेंड कर सकते हो, a - 4b वाली। अगर आप इसे फर्दर एक्सपेंड करोगे, क्यूब करेंगे इसकी आइडेंटिटी को, लेट अस सपोज इसे क्यूब किया, तो ये भी टर्म्स आपकी कहीं ना कहीं कॉमन बन जाएगी आपस में। मतलब इसे खुद ही कर लेना, खैर करने की जरूरत नहीं। और ये बेसिक कॉन्सेप्ट होगा एक तरह से। नहीं तो आप यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करा के भी कर सकते हैं। मतलब b = 0 पुट करके a की जो वैल्यू आएगी, a की वैल्यू हमने अपनी फर्दर इक्वेशन में डाल दी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। सम ऑफ इतना। अच्छा, इसे हम फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा? एक तरह से रेशनलाइज, ये आ जाएगा √2 - 1 ऊपर। दूसरी टर्म का आएगा √3 - √2। फिर अगले टर्म का आएगा √4 - √3। और जो लास्ट में आएगा डेट मीन्स की √100 - 99। तो देखो यहाँ कट क्या रहा है? पहली टर्म और अगली का लास्ट। ठीक है, फिर पहली टर्म अगली का लास्ट। तो पहली टर्म अगली का लास्ट, पहली टर्म अगली का लास्ट। तो जो इससे लास्ट रही होगी उसकी पहली टर्म और इसका लास्ट। तो बचेगा कौन सा हमारे पास? 100 और यहाँ पे -1। तो -1 प्लस 100 की वैल्यू आप बोलोगे 10 आती है। डेट मीन्स की 9। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। पी हमें दे रखा है, क्यू हमें दे रखा है। ठीक है, इसमें कुछ वैल्यूज़ दे रखी हैं। हमसे बोला है विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। मॉड ऑफ पी, मॉड ऑफ क्यू। ठीक है, मॉड निकालना है एक तरह से, सारा खेल मॉड का है। तो पी का मॉड क्या आएगा? अगर हम 22 पे सर्च करें, फॉर एग्जाम्पल 22 22 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स, तो 4 टाइम्स है। और 24 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स और 5 टाइम्स, सॉरी 24 5 टाइम्स है। तो कहीं ना कहीं जो मॉड है पी का वो है हमारा 24, क्योंकि और कोई नंबर तो ऐसा दिख नहीं रहा। 21 भी 2 ही है और 25 भी ऐसा कोई ज़्यादा है नहीं। क्यू में आ जाते हैं। क्यू में देखो 21 1 21 1 2 3 4 5 5 टाइम्स है। 22 23 कितना है? 1 2, ये भी नहीं होगा। 21 कितना है? 1 2, 21 भी नहीं होगा। और 24 24 1 2 3 ही है। तो यहाँ से 22 आ जाएगा मॉड ऑफ क्यू।
जो क्यू का मोड है वो 22 आ गया। हमसे क्वेश्चन में क्या बोला, मोड ऑफ जो पी है वो है मोड ऑफ क्यू माइनस टू, ठीक है। मोड ऑफ क्यू माइनस टू नहीं, मोड ऑफ क्यू प्लस टू है, क्योंकि क्यू के मोड से 2 ज़्यादा है, दैट मीन्स कि ऑप्शन टू इज़ द राइट आंसर। और ऑप्शन टू नहीं, सॉरी, मतलब दूसरी जो कंडीशन है वो ट्रू है, सेकेंड वाली ट्रू है, पहली वाली फॉल्स है। तो ओनली वन, ये हो नहीं सकता, ओनली टू, नाइदर वाली भी नहीं होगी और कैनॉट बी डिटरमाइन भी नहीं होगी, तो ओनली टू। अच्छा क्वेश्चन था, नॉर्मल था। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके 3 men and 4 women कैन कंस्ट्रक्ट अ रोड इन 60 days। दैट मीन्स कि 3 men और 4 women एक रोड बना रहे हैं कितने दिन में, आप बोलेंगे 60 days। और 10 men 12 बॉय, 10 men प्लस 12 बॉय उसी रोड को बना रहे हैं, 75% कर रहे हैं 18 डेज़ में। एक बात बताओ, 75% अगर 18 डेज़ में कर रहे हैं तो 100% कितने में होगा? 100% आप बोलेंगे 18 अपॉन में 75 इंटू में 100, डैट मीन्स कि यहाँ 25 3 4 टाइम्स में जाएगा और ये 3 6, डैट इज़ 24 डेज़ आ जाएगा टोटल, ठीक। तो 10 men 12 बॉयज़ 24 डेज़ में पूरी कंस्ट्रक्शन करेंगे। 60 और 24 का एलसीएम कितना आएगा, आप बोलोगे 120, तो यहाँ से आ जाएगा 2 इसकी एफिशिएंसी डेली और यहाँ पर आ जाएगी 5। अब हमसे बोला इन मतलब 4 मैन 2 बॉय 2 वुमेन और 3 बॉय, तो यहाँ से कैसे होगा? अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे 4 मैन बनाना है, पहले में हमें 3 मैन दे रखे हैं और अगले में 10 मैन दे रखे हैं, यहाँ 10 आदमी हैं, यहाँ 3 है। मैं कह रहा हूँ अगर मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ और यहाँ आदमी को जोड़ूँ तो फिर इसे 4 से डिवाइड करना पड़ेगा मेरे को, सॉरी 3 से डिवाइड। तो मैं कह रहा हूँ इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अगर मैंने इसे 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आ जाएगा 6 मैन प्लस 8 वुमेन और यहाँ पे 10 मैन और 12 बॉयज़। अब इन दोनों को जब प्लस किया तो देखो इसको जब मैंने प्लस किया तो इसकी तो एफिशिएंसी सेम ही रहेगी, ठीक है, क्योंकि इसमें ऐसा हम किसी भी तरीके का कोई मल्टीप्लिकेशन यूज़ नहीं कर रहे हैं। बट 3 मैन और 4 वुमेन वाले केसेस में हमने क्या किया, ट्वाइस कर दिया। एक बात बताओ, जैसे ही हमने ट्वाइस किया, ठीक है, अगर आप वर्कफोर्स को ट्वाइस कर रहे हो तो कहीं ना कहीं जो एफिशिएंसी है वो भी भाई ट्वाइस तो हो जाएगी। आप बोलोगे एफिशिएंसी भी ट्वाइस होगी, तो यहाँ अब जो हम एफिशिएंसी में क्या करेंगे, इनटू में 2 कर देंगे। अब इसको प्लस कर दो, कितना आएगा? आप बोलोगे 16 मैन प्लस 8 वुमेन प्लस 12 बॉय, इनकी जो ओवरऑल एफिशिएंसी आएगी आप बोलोगे डेट इज़ 9 आ जाएगी, ठीक। एनी डाउट? नो। अब हम क्या करेंगे, इसको 4 से फिर फर्दर डिवाइड कर देंगे। नहीं नहीं नहीं, अभी हम इसका टाइम निकाल लेते हैं एक तरह से। 120 से हम इसे डिवाइड करते हैं, टोटल काम 120 है, डेट इज़ 40/3। सो 40/3 डेज आ जाएगा हमारा। ये कब आएगा? जब 16 आदमी 8 वुमेन 12 बॉय मिलकर कर रहे हैं। अब मैं कह रहा हूँ इसे 1/4 कर दें, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, हम जो वर्कफोर्स है उसे 1/4 कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे वही पूछा है, वर्कफोर्स को हमने क्या कर दिया 1/4। तो जो हमें जो समय लगेगा डेज वो हमारा 4 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल चलते हैं। टोटल काम क्या होता है? टोटल काम बोलोगे टोटल वर्क दैट इज़ नंबर ऑफ वर्कफोर्स WF इंटू में डेज होगा, ठीक है। टोटल वर्क एक तरह से सेम है। अब नंबर ऑफ वर्कफोर्स अगर 1/4 कर रहे हो तो टोटल वर्क सेम करने के लिए आपको डेज को 4 टाइम्स करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 40/3 है। अब देखना, ये 40/3 है, 16 आदमी 8 वुमेन और 12 बॉयज़ का। अब इसको जब 1/4 करोगे, वर्कफोर्स को 1/4 कर रहे हैं तो नंबर ऑफ डेज है वो 4 टाइम्स हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 160/3। सो 160/3 डेट इज़ ऑप्शन बी। ये एक अच्छा क्वेश्चन मेरे को लगा, कौन सा बेस क्वेश्चन था, खैर इसे मैं इंपॉर्टेंट मार्क करूँगा स्टार, डबल स्टार, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट यही था कि आपको सबसे पहले क्या करना है, देखना पड़ेगा कि कैसे मेरा वो 4 मैंस के फैक्टर में आएगा, एक तरह से फैक्टोरियल या उसके पावर या मतलब उसके डिविजिबल में, मल्टीप्लिकेशन में। तो मैंने देखा 3 मैन दे रखा है, 10 मैन दे रखा है, 3 को 2 टाइम से मैंने मल्टीप्लाई करी, पहली इक्वेशन को 6 मैन और 10 इन दोनों को जोड़ा। बस यही था कि रेशियो को कहीं ना कहीं कंपेयर करना था और एफिशिएंसी को भी चेक करना था कि किस अनुपात में बढ़ेगा और कैसे घटेगा। और ये वाला जो कॉन्सेप्ट था कि वर्कफोर्स अगर आप 1/4 कर रहे हो तो डेज जो है वो कहीं ना कहीं 4 टाइम्स हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। एक बॉय है, ठीक है, टोटल डिस्टेंस कवर कर रहा है 20 किलोमीटर का, हाफ डिस्टेंस को किया 20 से और फिर फर्दर उसने इंक्रीज़ कर दी स्पीड 50%, डैट मीन्स कि 20 का 50% 10, तो यहाँ आ जाएगा 30 किलोमीटर पर आवर। हमसे एवरेज स्पीड पूछी है, ठीक है। देखो कभी भी अगर इक्वल डिस्टेंस कवर करें ना, डिस्टेंस इक्वल, हमें मैटर नहीं करता कितना, अगर दोनों स्ट्रेच में वो इक्वल डिस्टेंस कवर करा है जैसे हाफ ऑफ द डिस्टेंस, तो उस केस में जो एवरेज स्पीड होती है ना, एवरेज स्पीड वो होती है 2AB डिवाइडेड बाय A + B। डैट मीन्स कि
ए और बी उनकी रिस्पेक्टिव अलग अलग स्पीड है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू में 20 इंटू में 30 डिवाइडेड बाई 20 + 30 दैट इज़ 50। तो 50 यहाँ से 2 जीरो को कट कर देगा, या फॉर एग्जांपल 0 से 0 गया और ये 5 6, तो यहाँ से आ जाएगा 24, 6 2 12 2 24 किलोमीटर पर आवर उसकी एवरेज स्पीड होगी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। एन दे रखा है हमें 7 और ठीक है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस दे रखा है, मीन दे रखा है, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा है। तो ये क्या होगा, ये होगा आपका डेट इज समेशन ऑफ x² - n माइनस मीन का स्क्वायर। ये हमारे पिछले मॉक्स में भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है खैर, और यह आ जाएगा दैट इज़ 1435 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 14 का स्क्वायर। 7 से जब हम कट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका कितना आएगा, डेट इज़ 205, और 14 का स्क्वायर 196, ये आ जाएगा √9, और √9 की जो वैल्यू होती है वो 3 होती है। सो 3 इज़ द राइट आंसर। जो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा वो 3 आएगा, डेट इज़ ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। ए और बी दो इवेंट्स हैं, ठीक, इनकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है, पी ए दे रखा है, पी बी दे रखा है, और पी ए इंटरसेक्शन बी दे रखा है। हमसे पूछा है ऑड्स। अच्छा, ऑड्स इन फेवर ऑफ पी, ऑड्स इन फेवर ऑफ पी, इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, आप बोलोगे फेवर की बात करिए ना, सक्सेस बाय फेलियर, ठीक है। ऑड्स इन फेवर होता है सक्सेस बाय फेलियर, और ऑड्स अगेंस्ट होता है फेलियर बाय सक्सेस, रिवर्स हो जाता है बस रेशियो। किसका पूछा हमसे, पी नाइदर ए नॉर बी, तो पी नाइदर ए नॉर बी क्या होगा, आप बोलोगे पी ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट, हमसे ये पूछा है। अब हमें डी मॉर्गन के फर्स्ट लॉ के हिसाब से मालूम है, जो डी मॉर्गन का पहला लॉ कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर ए नॉर बी जो होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी नॉट का, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का नॉट, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी नॉट हो जाएगा 1 - पी ए यूनियन बी। ये कहाँ से आएगा, ये आपको जैसा मालूम है, फॉर एग्जांपल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरिंग ऑफ एनी इवेंट एक्स प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ऑकरिंग ऑफ इवेंट एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। किसी के ऑकरेंस की और नॉट ऑकरेंस की उसका जो सम ऑफ प्रोबेबिलिटी होता है वो हमेशा 1 होता है। तो पी ए यूनियन बी नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा पी 1 - पी ए यूनियन बी। अब हमें पता है 1 - पी ए यूनियन बी कितना होगा, आप बोलोगे पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, दैट इज पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा पी ए की वैल्यू है 0.67 प्लस 0.52 माइनस 0.47, 47 से जब ये गया 0.20, और 0.20 में जब ये जोड़ा तो ये आ गया 0.72, 72 में माइनस किया 1 को, दैट इज़ 0.28, ठीक है। पॉइंट हटाया, 100 से डिवाइड किया तो ये आ जाएगा दैट इज़ आपका 7/25। हमसे पूछा है प्रोबेबिलिटी सक्सेस बाय फेलियर। अभी बताओ सक्सेस कितना है, आप बोलोगे 7 यूनिट सक्सेस है। फेलियर कितना है, फेलियर है आपका 25 - 7, टोटल 25 प्रोबेबिलिटी है, और मतलब एक तरह से 25 फेवरेबल जो भी बन रहा है, और उसमें से 7 हम सक्सेस हटा देंगे तो फेलियर आएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 7/18। सो 7/18 डेट इज ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑड्स इन फेवर ऑफ पी हमारा जो है वो 7/18 आएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सुनील टुक 500 ml मिल्क इन अ वेसल, ठीक है, उसने रिप्लेस कर दिया 35 मिलीलीटर। देन अगेन फ्रॉम मिक्सचर 35 ml इज टेकन आउट एंड रिप्लेस बाय वाटर। तो मिल्क है, मिल्क की फाइनल क्वांटिटी क्या होगी, इनिशियल है, मिल्क की फाइनल क्वांटिटी क्या होगी, आप बोलोगे 500 इनिशियल है, और ये जा रहा है 1 - 35/100, 500 की पावर 2 टाइम्स में। तो देखो ये 5 से कट कर देंगे 7/100, तो यहाँ से हमारा जो आ जाएगा वो आ जाएगा 500, 1 माइनस दैट इज़ 1 - 7/100, तो ये आ जाएगा 93/100 का स्क्वायर, ठीक, 93/100 का स्क्वायर। अभी मैं क्या करता हूँ, 500 93 का स्क्वायर क्या होगा, आप बोलोगे फॉर एग्जांपल 8649, 8649 अपॉन में 1 2 3 4, यही हुआ। तो देखो इनिशियली जो है वो 500 ml है हमारे पास, और अब जो बनेगा फाइनली 8649 अपॉन में 10,000। तो मैं अगर इस 500 को भी ना लूँ, ठीक, इस 500 को भूल जाओ, क्योंकि हमें एक तरह से रेशियो बताना है। तो अगर आउट ऑफ टोटल 10,000 है तो 8649 पार्ट्स हमारा अब बच रहा है मिल्क का, तो वाटर का कितना बचेगा, आप बोलोगे इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें आ जाएगा वाटर का। सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आ रहा है, आप बोलोगे 1351, 1351। हमसे रेशियो ऑफ वाटर मिल्क का पूछा है, तो वाटर मिल्क का हो जाएगा डेट इज़ वाटर, ये तो मिल्क का होगा 8649, रिवर्स कर देंगे तो 1351 अपॉन में रेशियो 8649। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन था। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द लेंथ ऑफ इन रेडियस, राइट एंगल ट्रायंगल है, 11 60 61 हमें मालूम है, प्रॉपर्टी खैर आपको मालूम होनी चाहिए, 11 60 61,
ये एक राइट एंगल ट्रायंगल कॉन्स्टिट्यूट करते हैं और इसमें जो इन रेडियस होगा वो होगा परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेन्यूज अपॉन में 2। तो यहाँ से आ जाएगा 11 प्लस 60 माइनस 61/2 दैट इज 71, और 71 में से मैंने माइनस किया 61 अपॉन में 2 दैट इज 10/2, और 10/2 का होता है 5। ठीक, ये तो हो गया कि राइट एंगल ट्रायंगल। अगर एक जनरल ट्रायंगल की बात करें तो उसमें क्या होगा, मैं कह रहा हूँ अगर हमें कोई जनरल ट्रायंगल दे दिया उस केस में आर क्या होगा, आप बोलोगे एरिया बाय सेमी पेरीमीटर, एरिया बाय सेमी पेरीमीटर। पहले उस ट्रायंगल का एरिया निकालो और फिर उसका सेमी पेरीमीटर से डिवाइड कर दो। ये तो हो गया इन रेडियस। अब मैं कह रहा हूँ सर्कम रेडियस क्या होगा, बड़ा आर। इस केस में होता है हाइपोटेन्यूज 2, जो राइट एंगल ट्रायंगल के केस में होगा वो हाइपोटेन्यूज का हाफ होगा। ठीक, और इन जनरल क्या होगा, आप बोलोगे इन जनरल होगा प्रोडक्ट ऑफ साइड अपन में 4 टाइम्स ऑफ एरिया। ये होगा इन जनरल वाले, जनरल जो ट्रायंगल्स होंगे उसकी कंडीशन है एक तरह से सर्कम रेडियस की। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। बेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, ठीक है, एक सिलेंडर है, इसका बेस एरिया हमें दे रखा है इतना, ठीक है, और हाइट दे रखी है 35। तो बेस एरिया क्या होगा, आप बोलोगे पाई आर स्क्वायर डेट इज 22/7 आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2710.62 अपॉन में डेसिमल को हटाएंगे 2 यहाँ लगेगा, और ये 7 दे रखा है नीचे, 7 से 7 गया, 11 2 ज़ा, सो ये आ जाएगा 11 2 ज़ा 5 1, 11 4 ज़ा 7 0, 11 6 ज़ा 4 6, 11 4 ज़ा 11 2 ज़ा। ठीक, यहाँ से आ जाएगा 1 2 3 2 1। ओके, सो यहाँ से आर स्क्वायर देखो, आर स्क्वायर है तो यहाँ आर क्या आएगा डायरेक्टली, हमें पता है 11 का होता है, 11 का क्या होगा, 11 का होता है 1 2 1, तो यहाँ से आ जाएगा ये 1 1 1 3 टाइम्स अपॉन में 10 दैट इज 11.1। 11.1 हमारी आ गई रेडियस। ठीक, हमसे बोला है कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, आप बोलोगे 2 पाई आर एच होगा, दैट इज 22/7, रेडियस है हमारा 11.1 इंटू में हाइट एच इज इक्वल टू 35। 7 से 5 टाइम्स में गया, ये 5 और 2 मल्टीप्लाई होंगे 10, 111 इंटू में 22, इस 10 से डेसिमल हट जाएगा और 111 इंटू में 22। मैं कह रहा हूँ 22 को हटा दूँ तो 2 2 2 इंटू में 11 कर सकता हूँ मैं से, 11 2 जो 22 2 24 4 2 22 24 2442 2442 डेट इज ऑप्शन ए, ऑप्शन इज द राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चन था और नॉर्मल क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट बेस। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमसे बोला है एवरेज कॉस्ट प्राइस ऑफ 7 बुक 13 पेन। ठीक है, एवरेज कॉस्ट प्राइस बोला है, एक बुक और एक पेन का एवरेज कॉस्ट प्राइस हमसे बोला है। तो देखो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, हम बोल सकते हैं 7B, बुक को B से डिनोट कर रहा हूँ और पेन को P से। ठीक, 13P की जो वैल्यू है वो है 24 इंटू में 20, डेट मीन्स की 480। सिमिलरली अगले केस में है 12 बुक्स की प्लस 3 पेन की, जो वैल्यू है दैट इज़ 42 है एवरेज प्राइस, इंटू में टोटल नंबर कितना है, आप बोलोगे 15, इसे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 630, क्योंकि 42 नहीं 420 और 5 टाइम्स हो जाए 210, तो 420 और 210 630। अब दोनों इक्वेशन में देखो हमें क्या करना है, हमें सब्ट्रैक्ट करानी है। अगर मैं पहली इक्वेशन को 12 से मल्टीप्लाई करूँ, पहली को 12 से और अगली को 7 से, तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, 12 7 84, 12 7 84, दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं और ऊपर में आ जाएगा 156 माइनस 21। पेन की जो वैल्यू है वो आ जाएगी आपकी 12448, डेट इज़ 12 इंटू में 480 माइनस 7 इंटू में 630, यहाँ से आ जाएगा 135। अगर ये 135 आ गया तो कहीं ना कहीं ये 9 से जा रहा है 15 टाइम्स में, 15 9 जा, और यहाँ से 9 हटाने के लिए मैं क्या करूँगा, पहले एक 3 यहाँ हटाऊँगा 3 4 जा, और एक 3 यहाँ हटाऊँगा डेट इज़ 160, और यहाँ से 9 चलाया जाएगा 70 में। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, दैट इज़ 16 4 जा 640 माइनस 490, तो ये आ जाएगा 150, और यहाँ पे 15P है। तो जो एक पेन की वैल्यू है वो कहीं ना कहीं 10 रुपीज़ आ रही है एक पेन की। अब किसी भी एक वैल्यू में सब्सटीट्यूट करा देते हैं। पेन की अगर फॉर एग्जांपल 10 आ रही है तो मैंने पेन की वैल्यू क्या की, यहाँ डाल दी, पुट कर दी इस वाले में। तो जैसे पुट करी आप बोलोगे 7 बुक्स प्लस 130 बराबर है 480, ये यहाँ पे जाएगा, ये आ जाएगा 350। 350 को मैं 7 से डिवाइड करूँगा, आप बोलोगे 50 आएगा, 7 से 350 को डिवाइड करोगे 50 आएगा। तो एक जो बुक की वैल्यू है वो 50 आ गई। हमसे क्वेश्चन में पूछा एवरेज कॉस्ट ऑफ बुक और पेन, तो इनका 60 डिवाइडेड बाई 2 डेट इज़ 30 आएगा आंसर, डेट इज़ ऑप्शन सी। अच्छा क्वेश्चन था, बस ये था कि आपको कहीं ना कहीं थोड़ी सी कैलकुलेशन आनी चाहिए, सिंप्लीफाई करना आना चाहिए, जैसे इस स्टेप में मैंने रखा है, और बाकी ऐसा क्वेश्चन में कोई डिफिकल्टी थी नहीं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ।
v इज टू 5/2, इसे हम सॉल्व करेंगे कितना आएगा, आप बोलोगे v जो आएगा 5/2 9 4/45, ठीक। 9 5 से जाएगा, 5 से 5 ये जाएगा और ये 2, तो जो v की वैल्यू है वो हमारी आ जाएगी 2। सिमिलरली u की क्या आएगी, 25% ऑफ 400, 25% आप बोलोगे 1/4 होता है, तो 400 का 1/4 डेट इज़ 100, और सिमिलरली 20 × 5 डेट इज़ 100। तो यहाँ से u की जो वैल्यू है 200 आ गई। अब देखो 200 में से 2 माइनस करोगे, ठीक, 200 - 2 डेट इज़ 198। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रतिभा ने स्कोर किया 80% मार्क इन 5 सब्जेक्ट्स टुगेदर, ठीक है। हिंदी, साइंस, मैथ, इंग्लिश और संस्कृत 5 सब्जेक्ट है। मैक्सिमम मार्क्स है सभी सब्जेक्ट का 105, उसने स्कोर कर रखा है 89 इंग्लिश में, हिंदी में कर रखा है 92, 81 साइंस में, 98 संस्कृत में, ठीक है। कह रही है कि डिड सी पास इन द मैथ सब्जेक्ट। अच्छा, क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि क्या वो मैथ सब्जेक्ट को पास करेगी अगर हर सब्जेक्ट का जो पासिंग मार्क है 65। तो हम एक काम करते हैं ना, देखो हम इसमें एक डेविएशन का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। डेविएशन का कॉन्सेप्ट कैसे लगाते हैं, मैं कह रहा हूँ कि 105 मैक्सिमम मार्क है, ठीक है, और 80% इसने ओवरऑल अचीव करा है। तो एक बात बताओ, 105 का 80% कितना आएगा, 80% होता है डेट मीन्स की 4/5, 5 से इसे कट करेंगे तो 84 टाइम्स आ जाएगा। डेट इज़ जो 84 नंबर है ना वो कहीं ना कहीं एवरेज नंबर है, एवरेज नंबर है। अब मैं इसी एवरेज नंबर के कॉन्सेप्ट के बेसिस पे मैथ्स के उसके नंबर निकाल देता हूँ। लेट अस सपोज मैं कह रहा हूँ 84 एवरेज है, ठीक। अब देखो ये 89 इंग्लिश में दे रखा है, एवरेज से कितना ज़्यादा है, आप बोलोगे 5 ज़्यादा है। ये 92 हिंदी में है, एवरेज से कितना ज़्यादा है, आप बोलोगे 8 ज़्यादा है। एवरेज यहाँ 84 है और ये 81 मार्क्स है साइंस में, तो एवरेज से 3 कम है, और ये 98 है, डेट मीन्स की एवरेज से 14 ज़्यादा है संस्कृत में। तो आप यहाँ निकालना तो आपको निकलेंगे 5 5 10 24, डेट मीन्स की एवरेज से 24 अभी तक ज़्यादा है। तो जो मैथ्स का सब्जेक्ट होगा ना, ठीक है, उसे 84 एवरेज मेंटेन करने के लिए 24 कम लाना होगा, ठीक है, क्योंकि हमें मालूम है इन 4 सब्जेक्ट में जो 84 हमारा एवरेज आया है उससे कहीं ना कहीं 24 ज़्यादा है। अब उस 84 एवरेज को कहीं ना कहीं मेंटेन करने के लिए जो मैथ्स का सब्जेक्ट है उसमें 24 कम लाने होंगे एवरेज से। एवरेज है 84, तो जो मैथ्स का नंबर आ गया आप डायरेक्टली यहाँ से यूँ कह सकते हो कि जो मैथ्स का एवरेज आएगा वो 84 - 24 आ जाएगा, डेट इज़ 60। तो ये मैथ्स का एक्चुअल हमारे पास नंबर मिल गया, ठीक है। और हमसे बोला है क्वेश्चन में हर सब्जेक्ट का पासिंग मार्क्स 65 है, तो बताओ ये मैथ्स में पास होगा, नहीं होगा, ये 5 नंबर से फेल हो गया। सो फेल बाय 5 नंबर, डेट इज ऑप्शन सी। ये तो हो गया आपको, डेट मतलब एक तरह से शॉर्ट अप्रोच मैंने बताई आपको कि ऐसे भी कर सकते हो, डेविएशन का कॉन्सेप्ट लगा के आप फाइंड आउट कर सकते हो कि एवरेज से कितना ज़्यादा है कितना कम है उसके हिसाब से। नहीं तो आप इसका डायरेक्टली क्या करोगे, मैं फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ 105 एक सब्जेक्ट का है, तो 5 सब्जेक्ट का आ जाएगा 525। 525 का पहले आप 80% निकालो, ठीक है, 80% आप 525 का निकालोगे तो डेट मीन्स की 420 आएगा, 420 ही तो आएगा, क्योंकि फॉर एग्जांपल इसे क्या करोगे आप 105 और ये 420। अब क्या करोगे, चारों सब्जेक्ट के नंबर आप ऐड कर लोगे। लेटर सपोज चारों के हैं A B C D, इनको ऐड करके इससे माइनस करोगे तो इसका आपका फिर जो माइनस करने के बाद जो आएगा वो मैथ्स के नंबर्स आएंगे, ठीक है, कर लेना खुद। और मैथ्स के जो नंबर आएंगे वो 60 ही आएंगे। तो कहीं ना कहीं आप चाहे इस तरीके से करो या इस तरीके से, आंसर आने से मतलब है। और ये हमारा एक तरह से लास्ट क्वेश्चन भी था और एक अच्छा क्वेश्चन था कहने का मतलब। सो इस वीडियो में इतना ही, और उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें कहीं ना कहीं धीरे धीरे क्लियर हो रही होंगी। और ये मेरा खैर 11वां वीडियो है ये, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे बेसिकली क्या कर रहा हूँ, ओलिफ के जो भी जितने भी इनबिल्ट मॉक्स हैं उसे कराने की कोशिश कर रहा हूँ। उससे क्या होगा, आपके कहीं ना कहीं जो भी प्रीवियस ईयर के कॉन्सेप्ट्स हैं कहीं ना कहीं वो एक तरह से आपके क्लियर हो जाएंगे। अब फॉर एग्जांपल ये 24 क्वेश्चन है, ये भी कहीं ना कहीं मैं बहुत पहले करा चुका हूँ। अभी जो मैंने सीरीज स्टार्ट करी है ओली वाले मॉक्स की, उसी में रखा है। तो जब क्वेश्चन बार बार आता है तो कहीं ना कहीं ये चीज़ आपकी एक तरह से रिवाइज हो जाती है। और खैर ये वाला भी जो क्वेश्चन है ये भी कई बार आ चुका है, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, इसका तो रट के जाना। समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अंडर रूट में होता है समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस नंबर ऑफ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन माइनस मीन का स्क्वायर। सो यही है कि कहीं ना कहीं चीज़ें जो है मैथ्स एक तरह से आप देखना एक तरह से रेपिटेटिव है, ठीक है, वही चीज़ें होती हैं घिसी पिटी, एक फिक्स पैटर्न पे होते हैं क्वेश्चंस। बस ये कि थोड़ी कहीं ना कहीं आपको हाथ पैर मारना पड़ेगा। और आपके अगर कोई भी डाउट रहते हैं, क्वेरीज रहती है, तो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करें और मैं होपफुली उन क्वेरीज़ को सॉर्ट आउट करूँगा, रिजॉल्व करूँगा अपनी अगली वीडियोज़ में। सो वीडियो आपको पसंद आई होगी, आइए तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी कहीं ना कहीं अपनी CGL 2025 मेंस की प्रिपरेशन में इसका एक तरह से ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियोज़ के थ्रू अपनी प्रिपरेशन को यूटिलाइज़ कर सकें। बस